नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे वक्त में चलते हैं जब भारत छोटे छोटे आपस में लड़ते हुए राज्यों में बंटा हुआ था। आज हम उस पहले महान साम्राज्य की कहानी जानेंगे जिसने इस पूरे उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया, मौर्य साम्राज्य। तो इस पूरी कहानी को हम समझेंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले हम उस उथल-पुथल भरे दौर की बात करेंगे जिसमें इस साम्राज्य का जन्म हुआ। फिर हम इसके पहले शासक के बारे में जानेंगे। उसके बाद सम्राट अशोक के उस महान बदलाव को समझेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। फिर उनकी शासन व्यवस्था पर एक नज़र डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि मौर्यों की विरासत आज भी हमारे साथ कैसे जिंदा है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे दौर से जब भारतीय उपमहाद्वीप एक बहुत बड़े बदलाव के मोड़ पर खड़ा था। मतलब यहाँ एक संकट भी था और एक बहुत बड़ा अवसर भी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक साम्राज्य बनता कैसे है? मौर्यों के मामले में इसकी शुरुआत हुई एक बाहरी हमले से, जिसने इस पूरे इलाके में एक तरह का पावर वैक्यूम यानी शक्ति का शून्य पैदा कर दिया था। हुआ ये कि 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर की सेना भारत की सीमाओं से वापस लौटी तो वो अपने पीछे खालीपन छोड़ गई। कई छोटे छोटे राज्य कमजोर हो चुके थे और बस इसी राजनीतिक खालीपन को भरने के लिए लगभग 322 ईसा पूर्व में एक युवा और बहुत ही महत्वाकांक्षी लीडर सामने आया, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इस बिखरी हुई ताकत को एक साम्राज्य में कैसे बदल दिया? आइए देखते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य की नींव किसी एक इंसान ने नहीं रखी थी। ये असल में दो जबरदस्त दिमागों का नतीजा था। एक तरफ थे खुद चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरी तरफ थे उनके गुरु और सलाहकार कौटिल्य, जिन्हें हम सब चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। और इनके शासन का आधार था एक कमाल का ग्रंथ, अर्थशास्त्र। इसे कौटिल्य ने लिखा था। और ये सिर्फ कोई नियमों की किताब नहीं थी, बल्कि इसमें शासन कैसे चलाना है, आर्थिक नीतियां क्या होंगी और मिलिट्री स्ट्रैटेजी कैसी होगी, सब कुछ था। जासूसों का नेटवर्क बनाने से लेकर टैक्स कैसे वसूलना है, हर चीज की डिटेल थी। कह सकते हैं कि ये मौर्य साम्राज्य का ब्लूप्रिंट था। चंद्रगुप्त की ताकत सिर्फ देश के अंदर ही नहीं दिखी। 305 ईसा पूर्व में उन्होंने सिकंदर के एक जनरल सेल्यूकस निकेटर को हराया और साम्राज्य की पश्चिमी सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी जिसने मौर्य साम्राज्य को एक बड़ी ताकत के रूप में दुनिया के नक्शे पर स्थापित कर दिया। अब कहानी में एंट्री होती है चंद्रगुप्त के पोते अशोक की और एक ऐसी घटना की जो इस साम्राज्य की परिभाषा ही बदल देगी। अपने दादा की तरह ही अशोक भी शुरुआत में एक बहुत ताकतवर विजेता था। उसकी पहचान एक ऐसे सम्राट की थी जो अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और फिर आया वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया, 261 ईसा पूर्व। ये साल था कलिंग युद्ध का, एक इतना भयानक युद्ध जो अशोक और उसके साम्राज्य की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। कलिंग में जो खून खराबा हुआ उसने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। जैसा कि उसने खुद अपने शिलालेखों में लिखवाया है, उस युद्ध की तबाही देखकर उसने पछताव में लड़ाई और कब्जे की नीति को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो तलवार की जगह अशोक ने अब धम्म का रास्ता चुना। ध्यान दीजिए, ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये नैतिक आचरण और सामाजिक जिम्मेदारी का एक सिद्धांत था। इसमें बड़ों का आदर करना, गुलामों और नौकरों से अच्छा बर्ताव करना और दूसरे धर्मों के प्रति सहनशीलता जैसी बातें थी। ये शांति से जीतने का एक नया तरीका था। लेकिन देखिए, सिर्फ एक अच्छा विचार रखने से इतना बड़ा साम्राज्य तो चल नहीं सकता, है ना? धम्म की इस नीति को असल में लागू करने के लिए अशोक ने मौर्यों के पहले से चले आ रहे मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और भी बेहतर बनाया। हमें इस सिस्टम के बारे में एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जैसे लेखकों की किताबों से पता चलता है। उन्होंने एक ऐसे कमाल के संगठित सिस्टम के बारे में लिखा है जो हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखता था, इंडस्ट्री से लेकर बाहर से आए लोगों की देखभाल तक। मिसाल के तौर पर सोचिए कि सिर्फ राजधानी पाटलिपुत्र को ही चलाने के लिए 6 अलग अलग कमेटियां थीं और हर कमेटी का अपना एक खास काम था, जैसे कि व्यापार पर नजर रखना या फिर जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखना। और ये सिस्टम सिर्फ राजधानी तक ही नहीं था, पूरे साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। और इंसाफ के लिए 2 तरह की अदालतें थीं। एक धर्मस्थीय, जो लोगों के आपसी यानी सिविल मामले सुलझाती थी, और दूसरी कंटक शोधन,
जो राज्य के खिलाफ अपराधों यानी क्रिमिनल मामलों को देखती थीं। तो चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि मौर्य राजवंश ने हमारे लिए विरासत में क्या छोड़ा। मौर्यों ने हमें सिर्फ एक राजनीतिक विरासत नहीं दी, बल्कि एक सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत भी दी, जिसने सदियों तक भारत को दिशा दिखाई। भारत का पहला सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, धम्म का विचार और स्मारकों के लिए पत्थर का इस्तेमाल, ये सब उन्हीं की देन है। शायद उनकी सबसे जानी पहचानी और शानदार विरासत है सारनाथ का ये सिंह स्तंभ। और कमाल की बात यह है कि यही प्रतीक जो कभी अशोक के शांति और धम्म के शासन को दिखाता था, वो हजारों साल बाद आज भी जिंदा है। 1950 में इसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर अपनाया गया। आज ये हमारे पासपोर्ट से लेकर हमारे सिक्कों पर दिखाई देता है। तो आखिर में मौर्य साम्राज्य की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें याद दिलाती है कि ताकत तलवार से तो हासिल की जा सकती है, लेकिन शायद सच्ची विरासत न्याय और नैतिकता के सिद्धांतों पर ही बनती है। और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है।